तो अगर आप सीखना चाहते हैं रामचंद्रन प्लॉट के बारे में तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं रामचंद्रन प्लॉट की। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी पेप्टाइड बॉन्ड की, उससे पहले अमीनो एसिड के डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की। आज हम बात करेंगे रामचंद्रन प्लॉट की, तो आइए सीख लेते हैं। दोस्तों ये है एक पॉलीपेप्टाइड जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं और इसमें कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन, अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन के बीच में प्रेजेंट है पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ये बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है। शो होने को सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है इसमें वीडियो में, लेकिन ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड पर आ चुके हैं। तो इस सिमेट्री की वजह से ये जो इतना स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये हमेशा एक प्लेन में रहेगा, एक पेपर पे रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऑक्सीजन अंदर चला गया या बाहर निकल आया, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया अंदर चला गया, ऐसा नहीं होगा। ये चारों ही मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये एक ही प्लेन में रहेंगे चारों। एक ही पेपर पे आप इनको ले सकते हैं। पेपर के चार कॉर्नर्स पे ये चारों एटम्स आप मान के चल सकते हैं। और इस वाले बॉन्ड पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन इज नॉट पॉसिबल बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पर एक बॉन्ड ये है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड की तरह शो हो रहा है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। एक बॉन्ड ये है विच इज बिटवीन अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन। इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक साइड चेन अटैच्ड है, जो मैं यहां पे शो नहीं कर रहा, बहुत हौच-पौच हो जाएगी डायग्राम में। तो एक सिंगल बॉन्ड ये है, दूसरा सिंगल बॉन्ड ये है। आप देख सकते हैं दो सिंगल बॉन्ड है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। अगर इस बॉन्ड में रोटेशन हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जितने डबल बॉन्ड्स हैं वहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गई। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो रोटेशन पॉसिबल है। तो अगर रोटेशन होती है कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में, इस वाले बॉन्ड पे, तब जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं साई, डिनोटेड बाय साई एंगल। और सी अल्फा और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें रोटेशन होती है, तो उस एंगल को हम डिनोट करते हैं फाई से। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि कहां पे साई है और कहां पे फाई है। ये याद रखने का बहुत आसान तरीका है, आप तीनों को लिख लें और अब आप देखें कि साउंड कैसी आ रही है। सी सी सी, साई, क्योंकि इसकी स्पेलिंग ये होती है PSI, साई। तो यहां आवाज आ रही है सी सी सी, साई, NC, फाई। तीनों ही साउंड अलग अलग है। तो जो अलग अलग साउंड है उनको एक जगह क्लब कर दो, और जो सेम साउंड्स आ रही हैं उनको एक जगह क्लब कर दो। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है। ऐसा कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, लेकिन ये मैं आपके आसानी के लिए बता रहा हूं। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका, जहां साउंड सेम है वहां क्लब कर दो, और जहां साउंड्स अलग अलग हैं उनको क्लब कर दो। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कहां पे साई एंगल है और कहां पे फाई एंगल है। इन बॉन्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशन पॉसिबल है। सपोज ये मार्कर जो मैं शो कर रहा हूं, ये मार्कर, ये बॉन्ड है, तो ये मार्कर रोटेट कर सकता है। ये वाला बॉन्ड है मार्कर, ये मार्कर ऐसे रोटेट कर सकता है। तो ये रोटेट करेगा तो इसके साथ जो मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे वो भी रोटेट करेंगे। सपोज
ये मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है, ये वाला मॉलिक्यूल है और ये बॉन्ड है। तो अगर ये बॉन्ड रोटेट करेगा तो इसके साथ ये मॉलिक्यूल्स भी रोटेट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर ये वाला बॉन्ड रोटेट करेगा तो इसके साथ अटैच जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये भी उतने ही करस्पॉन्डिंगली एंगल रोटेट करते जाएंगे। सेम चीज़ इस केस में है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड है सी अल्फा और नाइट्रोजन के बीच में, ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पर सी अल्फा लिखना रह गया। अगर ये बॉन्ड रोटेट करेगा तो इसके साथ भी जो मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, जो एटम्स अटैच्ड हैं, वो भी करस्पॉन्डिंगली रोटेट करेंगे। अगर ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा। तो बाकी इसके साथ जो एटम्स अटैच्ड हैं आगे वो भी करस्पॉन्डिंगली रोटेट करेंगे। तो इनकी रोटेशन कहां पॉसिबल है, क्या रेंज है? इसकी रेंज है -180 डिग्री से +180 डिग्री तक, दोनों के लिए ही, बेशक साई हो या बेशक फाई हो, दोनों ही एंगल्स की रोटेशन -180 डिग्री से लेकर के और +180 डिग्री तक पॉसिबल है। मगर ये हर तरह के एंगल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, किसी भी एंगल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेंगे? क्योंकि जो बाकी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से अटैच्ड हैं उनकी कहीं ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस भी होती है। वो मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए, एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए, तो एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही हैं जिन पर ये फाई और साई एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिस पर पर्टिकुलरली ये पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज दिस इज सी अल्फा, दिस इज सी कार्बोनिल, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, दिस इज अगेन कार्बोनिल कार्बन एंड विद दिस इज कनेक्टेड नाइट्रोजन, और इसके साथ ये आ गया हाइड्रोजन। दिस इज अगेन कार्बोनिल कार्बन। सपोज आप देख सकते हैं यहां पर एक बॉन्ड पेप्टाइड ये है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर ये है, दिस इज ऑल्सो पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि ये इसके साथ यहां पर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यहां पर इसके R ग्रुप्स सपोज बोर्ड के अंदर जा रहे हैं कहीं, इसी के साथ कनेक्टेड होगा एक हाइड्रोजन जो सपोज कहीं बाहर आ रही है बोर्ड से, इस समय मतलब नहीं है, ये चीज़ शो करने वाली नहीं है। यहाँ पर इसके साथ ये दूसरा कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड है और फिर से ये पेप्टाइड बॉन्ड आ गया, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर दो पेप्टाइड बॉन्ड्स एक दूसरे के एडजेसेंट सेम प्लेन में एग्जिस्ट करें, ये एक प्लेन है, एक प्लेन है, एक पेपर पे लो आप तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। दूसरा ये है, दिस विल कम ऑन वन पेपर। तो जिस टाइम
अब ये n और c अल्फा के बीच का जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड होगा? ऑब्वियसली फाई, और c अल्फा c के बीच में साई। रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो जिस टाइम ये दोनों एडजेसेंट पेप्टाइड्स एक ही प्लेन में हो, ये भी इसी प्लेन में, ये भी इसी प्लेन में, ये पूरा का पूरा एक ही प्लेन में है, तो इस टाइम पर इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। फाई और साई की वैल्यू है 0 डिग्री। ये एक नॉमेनक्लेचर दे दिया है। मगर इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पर नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इतनी क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गया है कि ये इसके साथ टकराना शुरू कर दिया है। इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है यहां पर। ये बहुत ज्यादा क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गए एक दूसरे की, तो इनके बीच में आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का मार रहा है, एक एटम दूसरे एटम को धक्का मार रहा है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स फाई और साई की वैल्यू 0 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये जस्ट एक समझाने के लिए था एक एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, फाई साई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही हैं जिसमें फाई और साई एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर स्टेबल रख सकता है। तो वो कौन से स्ट्रक्चर हैं जहां पर प्रोटीन अपने आप को स्टेबल रख सकता है? वो कौन से एंगल्स हैं फाई और साई के? वो डिटरमाइन किया था रामचंद्रन ने एक प्लॉट बना करके, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज 0, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज बिटवीन साई एंड फाई। यहां पर अगर आप प्लस 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री ले लो वाइड एक्सिस पे, और माइनस 180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री ले लो एक्स एक्सिस पे, और एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो दिस पॉइंट इज 0 पॉइंट। यहां पर 4 क्वाड्रेंट बन गए आपके। तो प्रोटीन एग्जिस्ट करेगा कुछ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट्स में ही। ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रोटीन खड़ा मिलेगा, हर जगह प्रोटीन मिल जाएगा। इस क्वाड्रेंट में जनरली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलता है, जहां पर साई की वैल्यू पॉजिटिव है और फाई की वैल्यू नेगेटिव है। आप देख सकते हो कि इस क्वाड्रेंट में फाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और साई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में जनरली जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा बीटा शीट्स का। अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स पे मैं एक वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूं। और इस क्वाड्रेंट में जो स्ट्रक्चर होगा जहां पर फाई की वैल्यू भी पॉजिटिव में है और साई की वैल्यू भी पॉजिटिव में है, ये होगा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। इस क्वाड्रेंट में लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, इस क्वाड्रेंट में बीटा शीट्स। जब लेफ्ट हैंडेड यहां है तो इसके जस्ट डायगोनली अपोजिट राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, जहां पर साई की वैल्यू भी नेगेटिव है और फाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। दोनों ही एंगल नेगेटिव वैल्यूज में है, तब ये बन गया राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। बीटा शीट्स में भी 2 तरह की बीटा शीट्स होती हैं, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स ज्यादा बड़ा पोर्शन कवर करती हैं, मतलब साई और फाई के एंगल्स की रेंज ज्यादा है बीटा प्लेटेड एंटी पैरेलल बीटा शीट्स के लिए, और पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स के लिए फाई और साई की रेंज कम है। एज सच कोई इसका डिमार्केशन नहीं है कि इतने डिग्री, ऐसा कुछ नहीं। जो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दे रखा है क्वाड्रेंट में एक्सप्लेन कर रखा है रामचंद्रन साहब ने, जीएन रामचंद्रन साइंटिस्ट थे, उनके साथ कुछ कलीग्स भी थे। तो यह है रामचंद्रन प्लॉट। इसमें क्यों ऐसा है कि फाई और साई का हर एक एंगल पॉसिबल नहीं है,
उसका रीजन मेन स्टेरिक हिंड्रेंस ही है। सी अल्फा के साथ जो आर ग्रुप अटैच होता है, जो साइड चेन अटैच होती है, सपोज साइड चेन हाइड्रोजन है, जैसा कि आप ग्लाइसिन के केस में जानते हो। तो ग्लाइसिन के केस में जब साइड चेन हाइड्रोजन है तो ज्यादा एंगल्स ले सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो रोटेशन इजीली पॉसिबल है। फिर भी एज कंपेयर टू अगर आर ग्रुप प्रोलीन का रिंग स्ट्रक्चर हो, प्रोलीन का रिंग स्ट्रक्चर आपने देखा है, इस तरह से होता है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर जब इतना बल्की मॉलिक्यूल यहां पर आ जाएगा, इतना बल्की मॉलिक्यूल यहां पर आकर के बैठ जाएगा, तो फिर उसको रोटेट करना, उसके साइड में जो एंगल्स हैं उनकी रोटेशन इतनी इजी नहीं है। तो इसकी वजह से फाई और साई कोई भी एंगल अटेन नहीं कर सकता। कुछ रेंज है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही हैं जिसमें ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो मैंने आपको बताए कौन कौन से हैं। बीटा शीट्स हैं जो इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं, उसमें भी एंटी पैरेलल एंड पैरेलल। फिर अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। तो ये कहानी है रामचंद्रन प्लॉट की। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रामचंद्रन प्लॉट पर पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस जो जनरली एंट्रेंस एग्जाम्स में मिल जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।